Bismillahirrahmanirrahim. Student, today our new topic, and the topic is elements of business plan. As you discuss, as you early we discuss, and you did assignment on these topics. So I may want to prefer कि हम इस टॉपिक को जो है अपनी ऑनलाइन क्लासेस में भी डिस्कस करें. आप सब लोग थोड़ा बहुत बिजनेस प्लान से फेमिलियर भी हैं. हमने क्लास में भी जो है कुछ प्लान लेआउट के ऊपर काफ़ी डिस्कशन की थी और हम उस पर काफ़ी सारा काम भी कर चुके थे. तो दिस इज़ अ डिटेल चैप्टर और इसमें कुछ उस एलिमेंट्स के कुछ सब सेक्शंस हैं और हर सेक्शन के ऊपर जो है वो एक डिटेल डिस्क्रिप्शन मौजूद है. इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें नंबर 1 जो है वो है समरी. फिर आपके पास जो है सेकंड नंबर पर इसका है बिजनेस डिस्क्रिप्शन. थर्ड पे है मार्केटिंग सेगमेंट. फोर्थ पर है लोकेशन और इसके अलावा रिसर्च डिज़ाइन डेवलपमेंट सेगमेंट. और फिफ्थ पर है सिक्स पर है मैनेजमेंट सेगमेंट. सेवन्थ पे है फाइनेंशियल सेगमेंट, क्रिटिकल रिस्क सेगमेंट. 10 इसके सेगमेंट हैं. हार्वेस्ट स्ट्रेटजी, माइलस्टोन शेड्यूल सेगमेंट और लास्ट में आपके पास बिब्लियोग्राफी सेगमेंट है. तो ये 10 सेक्शंस हैं, 10 एलिमेंट्स हैं, 10 सेक्टर्स हैं बिजनेस प्लान के. तो ये काफ़ी डिटेल और बहुत ही ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन इस बिजनेस प्लान की है. तो आज के लेक्चर में मैं इसमें से कुछ फ्यू जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस करूंगी. इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इसको बाकी जो इसके रिमेनिंग सब कंटेंट हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे. जो सबसे पहला इसमें पार्ट है वो है समरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. समरी जो है इसको हम देखते हैं कि जो समरी का पार्ट है इसमें हम क्या देखते हैं और हमें क्या समझ में आती है. जैसे कि आप देख रहे हैं कि समरी में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं. स्टूडेंट, आपने थीसिस या आपने कोई रिपोर्ट राइटिंग या आपने कोई फाइल या आपने कोई क्लास में जब भी आप पढ़ते आए होंगे आपने एक समराइज वे ज़रूर देखा होगा और आप सबको पता होगा कि एक समराइज में हम कॉम्प्रिहेंशन या कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ को लिखते हैं. तो इसी तरह से समरी भी बिल्कुल उसी तरह की है कि समरी में हम क्या डिस्कस करते हैं. तो समरी में जो है हम ये देखते हैं कि इट कवर ऑल बिजनेस ओवर व्यू या इट कवर ऑल द डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस. ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में होती है. जैसे कि इसमें आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है कि मैंने इसमें लिखा है कि इट इज़ नॉट लॉन्गर देन 3 पेजेस. तो ये इतनी ही शॉर्ट होती है जिसमें आपका पूरा एक व्यू आ जाता है बिजनेस का. पूरे फ्रेजेस आ जाते हैं, पूरा एक स्टेटमेंट आ जाती है जिसमें आप पूरा एक व्यू ले लेते हैं, पूरा पर्सपेक्टिव ले लेते हैं. आपको हेल्प आउट करता है कि पूरे बिजनेस प्लान पे जाने के बजाय अगर आप उस समरी को पढ़ लें तो आपको पूरा एक व्यू मिल जाएगा, एक पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी कि जो भी वेंचर अपना स्टार्ट करना चाहता है या आपके वेंचर को या वेंचर मीन्स बिजनेस कि आपके बिजनेस को या आपके वेंचर को वो एक ओवरव्यू करना चाहता है कि ये जी किस किस का बिजनेस है. तो ये प्लान उसको उस बारे में किसी भी इन्वेस्टर को, किसी भी वेंचर को, किसी भी बैंकर को जो इस बिजनेस प्लान से गो थ्रू होना चाहता है वो आपकी समरी को पढ़ेगा और उसको ब्रीफ व्यू मिल जाएगा, उसको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो जो कि उसको हेल्प करेगी कि वो पूरी प्लान को पढ़ने के बजाय जैसे समरी के 2-3 सफ़े पढ़ने के बाद उसको ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपका बिजनेस क्या है. तो एक तरह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्शन हर ईच सेगमेंट की आइडेंटिफाई होगी. इसलिए इसको बहुत ध्यान से भी आपको करना चाहिए और बड़ा ध्यान इसके ऊपर देना चाहिए क्योंकि अगर कोई पार्ट आप इस समरी में उसकी एक्सप्लेनेशन देने से रह जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी समरी को इनकम्प्लीट छोड़ दिया है. तो इसमें क्वालिटी ऑफ एंटायर रिपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है. जैसे समरी में मैंने आपको बताया कि ये ओवरव्यू देता है, ओवर डिस्क्रिप्शन देता है पर्टिकुलर आपके इस बिजनेस प्लान की. इसमें 3 पेजेस से ज़्यादा इसको नहीं होना चाहिए. इसमें जो आप फ्रेजेस दे रहे हैं या जो आप इसमें डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो किस चीज़ की होगी. आपके जो बिजनेस प्लान के ये जो 10 चैप्टर हैं ये 10 चैप्टर आपने फ्रेज की फॉर्म में या आपने एक समरी की फॉर्म में या आपने एक डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में समरी के अंदर इंडल्ज किए हैं. अपने सारे बिजनेस के ऑल चैप्टर्स को आपने समरी में एक एक पैराग्राफ में
इसको डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, नंबर 3 थर्ड लाइन की ये बात है। फिर नंबर 4 में ये है कि इट्स स्नैपशॉट ऑफ योर कंप्लीट प्लान। आप सबको पता है कि क्लेवर स्नैपशॉट जो है वो उसका क्या मतलब होता है। क्लेवर स्नैपशॉट ये कि आपके सारे सेगमेंट की एक एक दो दो लाइनें अगर इसमें आ गई हैं और आपने उसमें अपने सारे सेगमेंट्स को डिस्क्राइब कर दिया, तो इट मीन्स कि आपने एक स्नैपशॉट, एक जल्दी से और क्विकली से एक आपने ओवरव्यू दे दिया अपने बिजनेस प्लान का। तो ये हो गई आपकी बात समरी से रिलेटेड। सेकंड इसमें सेकंड जो बिजनेस प्लान का सेकंड एलिमेंट है वो है बिजनेस डिस्क्रिप्शन। बिजनेस डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है? बिजनेस डिस्क्रिप्शन में चार चीजें आती हैं। क्या चार चीजें आती हैं? नंबर 1, आप जब बिजनेस डिस्क्रिप्शन का चैप्टर लिखेंगे तो अपने बिजनेस का फैमिली नेम लिखेंगे, आप अपने बिजनेस का क्या नाम है, व्हाट इज द लोगो ऑफ योर बिजनेस, व्हाट इज द स्लोगन ऑफ योर बिजनेस। अब लोगो और स्लोगन में फर्क क्या है? लोगो एक साइन होता है, एक सिंबल होता है, और स्लोगन क्या होता है? स्लोगन इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि अगर हम डिफरेंट बिजनेसेस की बात करें या जैसे इर्द गिर्द आप देखते हैं तो हम फैमिली नेम जैसे देखते हैं, जैसे पेप्सी इज द फैमिली नेम। फिर उसके साथ आप कोको कोला देखते हैं, ये उसका क्या है? ये उसके बिजनेस का नेम है या टेक्निकल नेम है। और अगर हम उसके लोगो की बात करें तो वो एक साइन और एक सिंबल आपके सामने आता है। और दूसरा आप अगर देखते हो तो उसका एक है कि जिंदगी के लिए मजा चाहिए, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में एक कॉम्प्रिहेंशन फ्रेज है, तो हम उसको कहते हैं कि ये उसकी उसका टेक्निकल नेम है। तो बिजनेस डिस्क्रिप्शन में जब भी आप जाएंगे तो आपको स्पेसिफिकली अपने बिजनेस का नाम, उसका टेक्निकल नेम और उसका लोगो, उसका ट्रेडमार्क, उसका स्लोगन आपको बनाना, ये क्रिएट करना अपने बिजनेस का मस्ट है। फिर इंडस्ट्री बैकग्राउंड। इंडस्ट्री बैकग्राउंड ये सेकंड चीज है। इंडस्ट्री बैकग्राउंड में आप क्या करते हैं? दो चीजें करते हैं कि व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ योर इंडस्ट्री एंड व्हाट इज योर फ्यूचर ट्रेंड। फ्यूचर ट्रेंड्स, आपका करंट स्टेटस क्या है, आप बिजनेस आपका है क्या, बैकग्राउंड आपकी क्या थी, आप अब क्या बना रहे हैं, और फ्यूचर को आप कैसे देखते हैं, फ्यूचर परस्पेक्टिव में आप अपने बिजनेस को किस जगह पे देखते हैं। तो इसमें आपकी बिजनेस डिस्क्रिप्शन में आपको इंडस्ट्री बैकग्राउंड भी देना पड़ेगा। थर्ड इसमें है प्रपोज पोटेंशियल। प्रपोज पोटेंशियल मीन्स कि आप अपने बिजनेस को आज से 10 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं। क्या आप अपने बिजनेस की कोई चेन डेवलप करना चाहते हैं? जैसे कल भी हमने अपनी क्लास में अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, पोटेंशियल की बात की थी। पोटेंशियल की हमने क्या बात की थी? पोटेंशियल की हमने ये बात की थी कि आफ्टर 10 ईयर्स आप अपने बिजनेस को, या आफ्टर 2 ईयर्स या आफ्टर 5 ईयर्स आप अपने बिजनेस को किस पैरामीटर पर, किस लेवल पर आप देखना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो आज से 2 साल बाद, 10 साल बाद क्या ये एक प्रोडक्ट पर ही रहे, या यू वांट टू इंक्रीज क्रिएट, या यू वांट टू इन्वेंट, या यू वांट टू इनोवेट, या यू वांट टू इनोवेशन। आप क्या चाहते हैं कि आपका बिजनेस आज से 2 साल बाद, 10 साल बाद क्या वो एक प्रोडक्ट को डील करे, या योर बिजनेस शुड बी डील इन मैनी प्रोडक्ट्स, योर बिजनेस इज डील विद चेन ऑफ कमांड। आप क्या चाहते हैं? तो जिस वो आपने अपने बिजनेस के डिस्क्रिप्शन में जरूर बतानी है कि क्या जस्ट आप एक प्रोडक्ट के साथ सिर्फ पेंसिल के साथ काम करना चाहते हैं, या आप पेन, मार्कर और एक्सेट्रा 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 चेन ऑफ प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। ओके, फिर इसमें पोटेंशियल एडवांटेजेस, व्हाट यू रियली वांट फ्रॉम योर बिजनेस। आपको क्या एडवांटेजेस जो है इस कंपटीशन में नजर आ रहा है? जाहिर सी बात है स्टूडेंट, आप चाहते हैं कि आपका जो बिजनेस है उसको कोई आपको कॉपीराइट दिया जाए। ठीक है, ये एडवांटेज आपको मिल रहा है कि आपके बिजनेस को कोई भी पेटेंट नहीं करेगा, कोई भी उसको कॉपी नहीं करेगा। आपका अपना एक ट्रेड मार्क है, एक आपकी स्पेशल टेक्नोलॉजी है, आपका एक मार्केट एडवांटेज है, वो कोई भी आपसे ये नहीं लेगा। तो आपने उसमें ये एडवांटेजेस आपने क्रिएट करने अपने बिजनेस में कि आपका कॉपीराइट भी आपको मिले, आपको ट्रेडमार्क भी मिले, आपको पेटेंट अथॉरिटी भी मिले। ये एडवांटेजेस आपको मिलेंगे तो आपकी आपकी सोसाइटी में या बिजनेस एनवायरनमेंट में एक प्रॉपर आपकी एक शेप होगी, एक प्रॉपर आपकी जो है वो पहचान होगी। तो दिस इज वेरी नेसेसरी, आपको ये इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इसमें है थर्ड एलिमेंट बिजनेस प्लान का, मार्केटिंग सेगमेंट। ये जो मार्केटिंग सेगमेंट है ये यहाँ पर खत्म नहीं होता, इसकी डिटेल 5 चीजों में हम इसको डिवाइड करते हैं मार्केटिंग सेगमेंट को। नंबर 1 इज मार्केट नीच, मार्केट शेयर।
मार्केट नीच और मार्केट शेयर, इसमें पहली बात तो ये कि नीच को आप समझे कि वो क्या है। बेसिकली ये आपकी प्लेस को, आपकी मार्केट पोजीशन को डिस्क्राइब करता है कि आपकी मार्केट में क्या पोजीशन है, आप अपने होमोजीनियस किस ग्रुप या होमोजीनियस किस कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आप अपने मार्केट को लेकर जाना चाहते हैं। इसमें कुछ आपने डिसीजंस लेने हैं। क्या डिसीजंस लेने हैं जो आपको मार्केट शेयर और मार्केट नीच में करने पड़ेंगे कि what is the price of your product, what is the quality of your product, what is the service, what type of services you are giving to your customer, what is your personal contacts। इन चीज़ों को अगर आप डिस्क्राइब कर रही हैं और प्रोडक्ट है क्या, उस प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर सर्विस, ये क्या 3 साल में बनेगी, 2 साल में बनेगी, 4 साल में बनेगी, और मार्केट में कब तक आएगी, मार्केट के किस शेयर को आप टारगेट करें। आर यू टारगेटिंग just wholesaler, are you targeting just retailers, are you targeting just customers, what is your market share, describe your market share, describe your market niche। when you are describing marketing segment, तो उसमें पहला वन जो है दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपकी प्राइस, आपकी क्वालिटी, आपका सर्विस, आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं क्या। आप मार्केट शेयर में किसको टारगेट करेंगे, आर यू टारगेटिंग जस्ट होलसेलर, आर यू टारगेटिंग जस्ट retailers। So you have to be describe all these elements। एक शॉर्ट आपने डिस्कशन देनी है, डिस्क्राइब करना है कि आपकी इंडस्ट्री का ओवरलुक क्या है, आप किस पॉपुलेशन को टारगेट करें, क्या आप नॉर्दर्न एरिया को टारगेट करें, साउथ एरिया को टारगेट करें, ये भी मार्केट शेयर में ही आ जाएगा। आर यू टारगेटिंग होल सेलर्स के अलावा, आर यू टारगेटिंग सिटीज, आर यू टारगेटिंग northern areas, are you targeting regions, are you targeting international market, are you targeting just national market, what is your targeting area। ओके। फिर नंबर सेकंड में आ जाते हैं कम्पिटिटिव एनालिसिस। कम्पिटिटिव एनालिसिस में आपने क्या बताना है, बिल्कुल इसमें इसी तरीके से बताना है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ योर बिजनेस। आपकी जो ये एक इन्वायरमेंट है, इसमें आपके बिजनेस के फीचर्स कौन कौन से हैं, आपने ये इसमें बताना है कि जैसे आपके फीचर्स क्या हैं कि आप वारंटी कितनी देना चाहेंगे, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, ये आपका कम्पिटिटिव एनालिसिस है। आप परफॉर्मेंस उनको क्या देंगे, आप ये बेस करेगी आपकी प्राइस के ऊपर, आपकी वारंटी के ऊपर, आपकी गारंटी के ऊपर, आपके सारे इसके ऊपर ये बेस करेगी कि व्हाट इज योर कम्पिटिटिव एनालिसिस। एक शॉर्ट आपने डिस्कशन करनी है कि आपके जो कंपिटिटर्स हैं, इनमें रहते हुए आपने ऐसे क्या एडवांटेजेस, ये भी कम्पिटिटिव एनालिसिस में आते हैं, गौर से सुनिएगा कि आपके एक कंपटीशन में रहते हुए आप क्या एडवांटेजेस आप दे रहे हैं और आपके जो कंपटीटर्स हैं वो क्या एडवांटेजेस दे रहे हैं। अगर वो कोई डिसएडवांटेजेस दे रहे हैं तो क्या आपने वो डिसएडवांटेज नोट किया है और आपने उनके डिसएडवांटेज को अपने एडवांटेज में कन्वर्ट किया है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ योर बिजनेस प्रोडक्ट, ऐसा क्या है जो आपके कंपटीटर्स वो नीड्स मीट नहीं कर रहे और आप वो नीड्स मीट कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट के थ्रू वो नीड्स को मीट कर रहे हैं। आपने क्या इम्प्रूवमेंट की है अपने प्रोडक्ट में, व्हाट इज द न्यू थिंग इन योर प्रोडक्ट, व्हाट इज द न्यू एक्शन, व्हाट आर द न्यू एक्शंस यू मे अचीव फ्रॉम योर प्रोडक्ट। ये कम्पिटिटिव एनालिसिस है जो कि आपको आपके कंपटीटर से हायर पे रखता है, पीक पे रखता है, अबव रखता है। ऐसा क्या है जो वो लोग नहीं कर रहे और आप कर रहे हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो ऐसे क्या एडवांटेजेस हैं जो आप दे रहे हैं। इस पॉइंट में आपको ये बात बतानी बे इंतहा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। फाइनली इसी में हम ये देखेंगे कि क्वालिटी को आपने कैसे किया, क्या ऐसी क्वालिटी आप दे रहे हैं जो बाकी नहीं दे रहे हैं। आप क्या गेन कर रहे हैं, वो क्या लूज कर रहे हैं। आप क्या क्वालिटी दे रहे हैं, वो क्या क्वालिटी नहीं दे रहे। आप क्या कंपनी में अपनी कंपनी को जो लेकर आ रहे हैं उसमें आपकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, आपने क्यों किन चीज़ों से इंटर हुए हैं जो और आपके कंपटीटर्स जो हैं वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, वो क्या है। देखिए आपने एक रेस में रहना है, आप जब रेस में रहते हैं तो रेस में आपको इस चीज़ का ख्याल करना पड़ता है कि हमने ऐसा क्या देना है जो हमारे लोगों में नहीं है। तो आप रेस में है ना, तो आपको तो सबसे ज्यादा बेहतर होना चाहिए ताकि आप रेस में जीत जाएं। तो जीतने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या चीजें वो नहीं कर रहे जो आप करेंगे और आप रेस जीत जाएंगे। तो ये कम्पिटिटिव एनालिसिस इसको कहते हैं। ओके, थर्ड पर है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। प्लीज म्यूट योर माइक।
मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मतलब है, इसमें 5 चीजें आती हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में। नंबर 1, द काइंड ऑफ कस्टमर ग्रुप्स टू बी टारगेटेड, व्हाट टाइप ऑफ कस्टमर ग्रुप यू मे गो टू टारगेट। आपका क्या इनिशियल टारगेट है? क्या आप बच्चों को टारगेट कर रहे हैं? क्या आप वुमेन को टारगेट कर रहे हैं? क्या आप मेल को टारगेट कर रहे हैं? क्या आप ओल्ड एज में कर रहे हैं? क्या आप किस चीज के ऊपर आप टारगेट कर रहे हैं? तो ये आपकी है टारगेट ग्रुप की, कि आप किस टारगेट ग्रुप को करना चाह रहे हैं। ठीक है। फिर नंबर 2 है द कस्टमर ग्रुप टू बी टारगेट फॉर द लेटर सेलिंग एफर्ट। नंबर इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नंबर 1 आ गया कि आप किस टारगेट ग्रुप को टारगेट करना चाह रहे हैं। बच्चों को करना चाह रहे हैं, वुमेन को करना चाह रहे हैं, मैन को करना चाह रहे हैं, ये। और फिर आपने उनको कांटेक्ट क्या करना है? क्या वो ऑनलाइन आपसे लेंगे? क्या वो आपको स्टोर बनाएंगे? क्या वो आपके एरिया के करीब होगा, एरिया से दूर होगा? क्या पूरे शहर में एक स्टोर होगा? आपको आइडेंटिफाई करना है हाउ यू कांटेक्ट विद योर कस्टमर्स। क्या ग्रुप की फॉर्म में करेंगे या किस तरीके से करेंगे? फिर आप उनको डिलीवर कैसे करेंगे? क्या होलसेलर के थ्रू करेंगे, रिटेलर के थ्रू करेंगे? क्या वारंटी, क्या गारंटी आप उनको देंगे? आपने ये एम्फेसाइज करना है। क्या आपकी प्रोडक्ट हमेशा एक ही तरह से रहेगी, या आप उसमें कुछ चेंज भी लेकर आएंगे, इनोवेशन भी साथ साथ आप लेकर आएंगे? जैसे आप देखते हैं कि हर सीजन में न्यू प्रिंट्स लॉन्च के आते हैं, न्यू डिजाइनिंग आती है, न्यू कलर्स आते हैं, न्यू उसमें प्रिंट्स टेक्निक्स आती हैं। कभी आप देखते हैं कि उसमें प्रिंटिंग स्टाइल जो है वो हमारे ट्रेडिशनल हो जाता है। कभी आप देखते हैं कि हमारा प्रिंटिंग स्टाइल जो है वो और तरह का, कभी आप लाइंस में देखते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमने किस तरह के प्रिंट्स को या किस तरह की चीज़ों को आपने इसमें आप इसको लेकर आए हैं। तो ये आपका आ जाता है, ये आपका आ जाता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में। फिर इसमें है प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग पॉलिसी का क्या मतलब है? प्राइसिंग पॉलिसी का मतलब है कि आपने व्हाट आर द प्राइस। आप प्राइसिंग पॉलिसी में ये देखते हैं कि आपकी आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। क्या आपने प्राइस को रखते हुए क्या आपने ये देखा कि कितनी कॉस्ट आपकी लगी? व्हाट आर द सेल्स कॉस्ट ऑफ योर बिजनेस, आपने कितनी कॉस्ट आपने लगाई? कॉस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने प्राइस की स्ट्रेटेजी को आइडेंटिफाई करते हैं। आपकी प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचेगी? जाहिर है आपने होलसेलर को भी पे करना है, आपने जो है उसको भी पे करना है, रिटेलर्स को भी पे करना है। तो आप अपनी सारी इन चीज़ों को देखते हुए आपने प्राइसिंग पॉलिसी को सजेस्ट करना है। तो इन चीज़ों को आप साथ रखते हुए प्राइसिंग पॉलिसी को करेंगे। अपने खर्च अखराजात को ज़रूर जहन में रखेंगे कि आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, आपकी अपने प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगाई। ये सब चीज़ों को देखने के बाद आपने अपनी प्राइसिंग पॉलिसी करनी, और नॉट जस्ट ओनली योर एक्सपेंसेस। आपने ये भी देखना है कि मेरे जो बाकी लोग हैं, या जो मेरे बाकी लोग जो इसमें आ रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से, जो मेरे कंपटीटर्स हैं उन्होंने क्या प्राइस रखी है। और अगर आपकी उनसे जो है वो डिफरेंट है, तो क्या ऐसा है जो आप उनको दे रहे हैं और वो लोग नहीं दे रहे? तो ये भी आपने इसमें मेंशन करना है। अगर ज्यादा है तो ऐसा क्या फीचर है जो वो लोग नहीं दे रहे और आप दे रहे हैं? तो इस चीज को भी आपने जहन में रखना है। ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग प्लान लास्ट इसमें आ जाता है। एडवर्टाइजिंग प्लान, व्हाट इज योर एडवर्टाइजिंग प्लान? कि आप प्रमोशन कैसे करेंगे? क्या आप एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को कहेंगे कि आपका एडवर्टाइजमेंट चलाएं, टीवी पे चलाएं, रेडियो पे चलाएं, इंटरनेट पे चलाएं, फेसबुक पे चलाएं? आपका क्या एडवर्टाइजिंग प्लान होगा? ये आप सबको बहुत अच्छी तरह से पता भी है, और मेरा ख्याल है कि आप सब लोग इससे फेमिलर भी है एडवर्टाइजिंग एजेंसी से, या एडवर्टाइजिंग प्लान होता क्या है। नेक्स्ट हम इसमें आ जाते हैं, जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है, रिसर्च डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सेगमेंट। इसमें हम देखते हैं कि आपने जो अपना बिजनेस बनाया है, इस बिजनेस में स्टूडेंट्स ये देखा जाता है कि आया आपकी बिजनेस में इतनी मार्जिन है कि आप अपने बिजनेस के अंदर एक रिसर्च डिपार्टमेंट बनाएं, और वो डेवलप करे न्यू चीज़ों को, नई चीज़ों को टेस्ट करे, शेड्यूल करे, नई चीज़ों को, डेवलपमेंटल बजट्स देखे
कि आया आपकी जो बिज़नेस है ये हमेशा एक जैसा तो नहीं रहेगा। ज़ाहिर है कि आपने उसमें टेक्नोलॉजी के साथ-साथ आपने उसमें रीडिज़ाइनिंग करनी है, रीस्केचिंग करनी है, न्यू चीज़ों को लेकर आना है, न्यू वर्ज़न को लेकर आना है। तो आपने ये चीज़ें ज़रूर, आपका जो रिसर्च डिपार्टमेंट है वो ज़रूर होना चाहिए जो नई चीज़ों को डिज़ाइन करे और नई चीज़ों को आपको फ़ोर्स करे कि आप नई चीज़ों को अपने प्रोडक्ट के साथ लेकर आएँ। पुराना प्रोडक्ट ना हो बल्कि उसको वक़्त के साथ-साथ रीडिज़ाइनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेवलपमेंटल बजट का क्या मतलब है? इससे रिलेटेड ये है कि ज़ाहिर है कि आपकी लेबर पे जितनी कॉस्ट लग रही है उसको भी आपने देखना है, मटेरियल जो आप लगा रहे हैं उस पे भी आपने देखना है, आपने रिसर्च करनी है, आपने डिज़ाइनिंग करनी है, तो इन सब चीज़ों को आप अपने बजट में रखेंगे और बजट में रखेंगे तो रिसर्च उसके अकॉर्डिंग होगी। रिसर्च का बजट भी रखना चाहिए और फिर रिसर्च को करना भी चाहिए ताकि प्रोडक्ट जो है वो रीडिज़ाइन हो, बेहतर से बेहतर आए। फिर इसमें है हमारे लोकेशन सेगमेंट। लोकेशन सेगमेंट का क्या मतलब है कि आपने ऐसी साइट अपनी सेलेक्ट करनी है जो अप्रोप्रिएट हो, अपना बिजनेस ऐसी जगह पे रखना चाहिए जो उसके अकॉर्डिंग। अगर इंडस्ट्री, आप देख रहे हैं कि हमारे फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल जोन है। इंडस्ट्री जोन का क्या मतलब होता है कि जितनी भी इंडस्ट्री है वो सब एक जगह के ऊपर है। कुड़िया वाला जैसे हमारा मोस्ट फेमस एरिया है, तो वो क्या है, अप्रोप्रिएट एक जगह है जिसको आपने चूज किया अपनी जस्ट इंडस्ट्री के लिए। और अगर आपने शॉप्स रखी है तो आप देखें डी ग्राउंड है, हमारा गुलबर्ग है, हमारा कोहिनूर है, जड़ावाला रोड है, ये सारे हमारे वो साइट्स हैं जहाँ पर आपने अपना स्टोर को ओपन करना है। तो ये अप्रोप्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपने देखना है कि कौन से टैक्सेस आपके हैं, कौन से ज़ोनिंग रिक्वायरमेंट है, जब आप बिज़नेस करेंगे लोकेशन के लिहाज से कहाँ पे करना है, कौन सा टैक्स आपने लगना है, वो भी आपने सारा सॉर्ट आउट करना है। फिर आपने देखना है कि आपका बिज़नेस का जो एरिया हो वहाँ पे नज़दीक में कोई बैंक ज़रूर हो, ताकि आपने जो अपनी सपोर्टिंग बैंक की डीलिंग है उसके लिए ये ना हो कि आपको शहर के अंदर आना पड़े, आप बल्कि कहीं दूर आपका बिज़नेस साइट है, जैसे कुड़ियाँ है और इतना दूर है, वहाँ पर आपका कोई बैंक ही ना हो, तो आप देखें कि आपकी बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस कैसे होंगी। तो इट शुड बी नियर टू योर लोकेशन, ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर आपके बैंक का एरिया मौजूद हो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, शुड बी टच्ड ऑन। टच्ड ऑन का क्या मतलब है कि आपने अपने एरिया को जो है अपने बैंक्स के साथ, अपने जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ आपने इन टच रहना है, ताकि अगर वो कोई नई प्लानिंग करते हैं, नई कोई बैंक ब्रांच बनाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशनल जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो कोई नई चीज़ बनाते हैं तो आप उनके साथ इन टच रहें, ताकि बगाहे बगाहे आपको नई चीज़ों के बारे में आइडिया हो। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर है। ये आज हम इसी को देखते हैं कि हमने इसमें जो है वो क्या-क्या डिस्कस किया है। तो मैंने आपको एलिमेंट्स बताए हैं और उन एलिमेंट्स को हमने इसमें डिस्कस किया है। अभी 5 एलिमेंट्स में इंशाल्लाह कल की क्लास में हम मज़ीद एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे।